कहते हैं कि वृक्ष अगर आप लगाते हैं, तो हम ना सिर्फ पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं, ना हम सिर्फ पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि आत्मरक्षा भी कर सकते हैं। क्योंकि वृक्षारोपण हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज किरदार ज़िंदगी में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलवाने आई हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में कुल 1 लाख वृक्षारोपण किया है। और वृक्ष लगाने भर की बात नहीं है कि आपने छोटे-छोटे पौधे जगह-जगह लगा दिए और आप भूल गए। उसे सहेजना, उसे सींचना और वो जब पेड़ बनता है, एक छोटा-सा नन्हा-सा पौधा, तब लगता है कि हमने जीवन में कुछ किया है। आज 181वें पायदान पर एक ऐसे ही शख्सियत से आपको मिलवाने आई हूँ। नमस्कार, मैं वैभवी, किरदार ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि किरदार अपने आप में नायाब होते हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने जा रही हूँ, जिन्होंने न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है, न सिर्फ एक बेहतरीन, एक शानदार नागरिक होने का एक जो कर्तव्य होता है, कर्तव्यनिष्ठ नागरिक होता है, उस नागरिक का कर्तव्य सिर्फ उसने उन्होंने नहीं निभाया बल्कि वो एक ऐसे तकनीक के ज्ञाता हैं जो कृषि से भी जुड़ा हुआ है और कृषि को बेहतर बनाने के लिए भी वो प्रतिबद्ध हैं। जी हाँ, मैं डॉक्टर रघुराज प्रताप सिंह जी की बात कर रही हूँ, उन्हीं से आपको आज रूबरू कराने आई हूँ, मिलवाने आई हूँ। सोशल एक्टिविस्ट तो आप हैं ही, आपने 1 लाख वृक्ष भी लगाए और आपको इसीलिए एक नाम से नवाज़ा गया है, पीपल मैन ऑफ इंडिया। हेलमेट मैन ऑफ इंडिया को भी हम अपने कार्यक्रम का हिस्सा बना चुके हैं और आज पीपल मैन ऑफ इंडिया से आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और मुझे थोड़ी-सी हैरानी भी हो रही है, थोड़ा कौतूहल भी है। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, यानी कि राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं और पर्यावरण तक कैसे वो पहुँचे, एक दिलचस्प कहानी मुझे लगता है कि हम सुनने जा रहे हैं। तो चलिए हम उनका अभिवादन करते हैं और बीच-बीच में मैं उनका परिचय देती रहूँगी क्योंकि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जब आपको द पीपल मैन ऑफ इंडिया का खिताब मिल जाता है, उसके बाद आपका क्या परिचय हो सकता है और मैं क्या कह सकती हूँ? मैं तो सिर्फ़ आपसे बातें कर सकती हूँ और उनसे मिलवा सकती हूँ। आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ और चलिए एक ऐसे शख्सियत से मिलवाती हूँ जिसको सुनकर, जिनके बारे में हम जानकर शायद प्रेरणा भी पाएँ और आने वाली पीढ़ी को एक शिक्षा भी दे सकते हैं कि किस तरह हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, किस तरह हम अपने देश को बचा सकते हैं, किस तरह हम विश्व को बचा सकते हैं। तो चलिए हम उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले तो मैं हिंदी बहुत-बहुत स्वागत है साहित्य आपका, संस्थान दिल्ली अभिनंदन। बहुत अभिनंदन है आपका, बहुत स्वागत है हमारे इस बहुत कार्यक्रम में। बहुत आभार विभा मैम मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले मैं हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली ट्रस्ट का हृदय से आभार व्यक्त करूँगा और किरदार-ए-ज़िंदगी की पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करूँगा। मैं डॉक्टर रघुराज प्रताप सिंह, पीपल मैन के नाम से मुझे जान रहे हैं तो शायद ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि शायद ये नाम मुझे क्यों मिला। बड़ा दिलचस्प रहता है मेरे सभी समाज साथियों को, क्योंकि ये शायद अपने आप में एक नाम नहीं है। मुझे लगता है शायद एक प्रकृति का दिया हुआ वरदान ही है मेरे लिए। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग बड़े प्यार से कहते हैं, "पीपल मैन जी आप प्लांटेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं।" क्योंकि मूलतः मेरा जन्म हमीरपुर के बुंदेलखंड के उस हमीरपुर जिले में हुआ है, जिसको अक्सर सूखाग्रस्त कह दिया जाता है।
एक साधारण से परिवार में मेरा जन्म होना और उस साधारण से परिवार में असुविधाओं का होना और असुविधाओं के होने के बावजूद एक असाधारण सपने का बनाना और सपने को साकार करने के लिए आईएएस की जर्नी और आईएएस की जर्नी के साथ अपने भारत को हरित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प था, वो मेरे गाँव से ही था। तो शायद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल था और वो स्ट्रगल मैं आपको शायद बयाँ करूँ तो शायद मुझे लगता है कि वो सोच कर के अपने आप में मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि शायद मेरा जन्म गाँव में क्यों हुआ? जी और गाँव में पू रघुराज जी, मैं जी, ज़रूर आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जो उपलब्धियाँ हैं और आपके जो जी, संघर्ष हैं और 1 लाख पेड़ की जब हम बात कर रहे हैं, एक पौधा बहुत मुश्किल से उगता है, चाहे हम अपने घर के गमले में एक तुलसी का ही छोटा-सा पौधा लगाते हैं, वो भी जी, कई बार मुरझा जाता है वो पौधा, कई बार वो जल जाता है या कई बार उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं, उनके उसके जो पत्ते हैं, वो उगते नहीं हैं। तो हम जी, थोड़े हताश होते हैं, थोड़े उदास होते हैं कि हमने कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। लेकिन आपने 1 लाख वृक्ष की बात की है जो कि आपके परिचय में शुमार है। लेकिन कार्यक्रम की जब हम शुरुआत करते हैं, तो हम जी। चाहते हैं कि जो किरदार हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपने परिवार के बारे में, अपने परिजन के बारे में हमें बताएँ और यहीं से आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने परिवार के बारे में, माता-पिता, भाई-बहन के बारे में हमें बताएँ। जी। बहुत-बहुत आभार आपका कि आज पहली बार ऐसा हुआ कि एक ऐसी शख्सियत ने मुझे पूछा कि मेरे फैमिली के बारे में बताओ क क्योंकि अक्सर ऐसा मैम होता है कि लोग आपकी सफलता तो पूछते हैं लेकिन शायद जिन्होंने संघर्ष के समय साथ दिया और जिन्होंने जन्म दिया और जिन्होंने सपोर्ट किया शायद उसके बारे में कोई ही पूछता है। और आपने पूछा तो उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा गाँव हमीरपुर के मौधा तहसील के कपसा ग्राम में जन्म हुआ मेरा। 1998 में मेरा जब जन्म हुआ तो मेरे परिवार में पिताजी 7 भाई थे। बाबा को हमने देखा नहीं चूँकि पिताजी सबसे छोटे थे। पिताजी की शिक्षा नहीं हुई तो हम लोग सोचते थे कि जब बचपन में हम लोगों को शायद 7 से 8 वर्ष जब हम लोग ये जानने लगे कि शायद हम लोग थोड़ा-सा समझदार होने लगे, तो हमने देखा कि 2 बड़ी दीदी थी और तीसरे नंबर का मैं था। तो अभी तो हम लोग 4 बहन और 3 भैया हैं। तो उन भाइयों में मैं सबसे बड़ा था और जब सबसे बड़ा होने के बाद हमने देखा कि हमारे घर में एक ऐसी स्थितियाँ थी कि शायद जब कार्ड आता था तो शायद पढ़े-लिखे लोग थे नहीं मेरे फैमिली में। तो वो मुझे बड़ा लगा करता था कि भाई आखिर हमारे फैमिली में पढ़ाई-लिखाई क्यों नहीं हुई? तो पता चला कि हमारे बड़े दादा तो पढ़े-लिखे थे, जिनको हम बड़े पापा कहते हैं, लेकिन गाँव की भाषा में हम दादा कहते हैं। तो दादा तो हमारे पढ़े-लिखे थे, लेकिन मेरे पापा जी नहीं पढ़े-लिखे थे। तो मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों? 7 भाइयों में से मेरे पिताजी आज अशिक्षित हैं और घर में कोई भी कार्ड आता है तो शायद हम लोगों को पड़ोसी के यहाँ पढ़ाने जाना पड़ता है। लेकिन जैसे बचपन में बड़ी दीदी ने पढ़ाई शुरू किया और पढ़ना शुरू किया तो घर में एक शिक्षा का माहौल पनपा और गाँव में प्राइमरी स्कूल में मेरी भी शिक्षा हुई, 5वीं पढ़ा और 5वीं में भी बड़ी दिलचस्प बात आती है जब लोग पूछते हैं कि साहब आप 5वीं में फेल हो गए? तो वो यकीन नहीं कर पाते कि आप 5वीं फेल हो गए, तो मैंने कहा हाँ, फेल हो गया था। बोले कैसे? तो मैंने कहा 5वीं में जब पेपर निकलूँगा और वो शिक्षा का माहौल एजुकेशन के घर में था ही नहीं तो फेल तो होना तय था। फिर मैं दोबारा 5वीं पढ़ता हूँ, लेकिन 6वीं में जब मैं एडमिशन लेता हूँ तो मुझे आज भी याद है कि 16 का पहाड़ा मैडम मुझसे पूछती हैं और 16 का मैं पहाड़ा नहीं सुना पाता हूँ। और 16 का पहाड़ा नहीं सुना पाता तो गाँव के ही एक सज्जन बैठे थे तो उन्होंने बड़े अपमानित शब्दों में बोला कि देखिए मैम ये हमारे गांव के बच्चा है तो वो शब्द मुझे बहुत बुरा लगा कि उन्होंने जब बोला कि मैम ये पढ़ते लिखते नहीं है तो मैंने इतनी पढ़ाई करना शुरू किया कि 6वीं टॉपर रहा 7वीं 8वीं फिर मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और 8वीं तक की पढ़ाई गांव के बाद में फिर मैं शहर गया और 9th तो चूँकि मम्मी-पापा हमारे मेरे जो गाँव में कहते हैं ना कि मज़दूरी करते थे मेरे, ये हो सकता है कि बड़ा शोचनीय विषय हो जाए, आज भी मेरे पापा मिस्त्री का काम करते हैं, तो वो मेरे लिए बड़ा सपोर्टिव रहता है कि मेरे पापा पढ़े-लिखे नहीं हैं, मैं ये कभी नहीं कहता। क्यों? क्योंकि आगे जैसे ही मैं
हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएशन, एमए, एलएलबी, इसके बाद में 12th के बाद जब ग्रेजुएशन में गया तो यूपीएससी तक की जर्नी में ज तय करता हूँ और यूपीएससी भी मैंने किया तो वो मैं पहला गाँव का व्यक्ति था कि 4 बहन होने के बाद 3 भाइयों में से पहला शख्स था गाँव का जो मैं यूपीएससी करने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली गया। ये मेरे लिए बड़ा ताज्जुब था कि मेरे पापा मज़दूरी करके मुझे पढ़ाते हैं और पढ़ाने के साथ-साथ कि वो बात उन्हें चुभती है कि शायद मेरे घर में शिक्षा का माहौल क्यों नहीं है। और सच में आज ऐसा है कि मेरे सभी भाई-बहन अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं और एक नाम है, एक सम्मान है और मम्मी भी मेरी हाउसवाइफ़ हैं। और मम्मी का कभी-कभी ये रहता है कि अब दूसरों के यहाँ काम करना वो शायद परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, क्योंकि इकोनॉमी जब आपकी घर की ठीक नहीं होती है और बड़े भाइयों से अलग कर दिया जाता है, तो शायद बहुत ही ज़्यादा दुःख होता है। तो मैंने एक संकल्प लिया अपने ही गाँव से, क्योंकि हमारे गाँव में सबसे दिलचस्प बात ये रहती थी कि पानी नहीं मीठा होता था पीने के लिए, तो हमें 1.5 से 2 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना होता था। और बचपन में शायद जब जून का महीना आता था, तो वो बहुत दुखदाई होता था मेरे लिए। और ये सब बचपन गाँव में ही बीता और ये प्रेरणा जो पीपल के पेड़ लगाने की आई तो मेरे दादाजी से ही आई, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते थे कि जून में रघुराज जी, थोड़ी सी आवाज धीमी हो गई आपकी। मैं आपको बता दूँ कि जो प्लांटेशन की शुरुआत हुई मेरे गाँव से हुई, चूँकि गाँव में क्या था, दादाजी हमारे जो थे मिस्टर सुखराम सिंह, तो उन्होंने क्या किया कि गाँव में ही नीम के पौधे लगा देते थे बारिश में। तो हमने सोचा ये नीम के पौधे दादाजी लगा क्यों देते हैं? तो हमने देखा कि वो इसलिए लगा देते हैं कि शायद ये छाया देंगे हमें और फल के पौधे लगा देते थे शायद वो हमें फल देंगे। तो गाँव में चूँकि ज़मीन अपने पास थोड़ा ठीक-ठाक थी, तो वहाँ पर खूब सारे पौधे लगा देते थे और वो धीरे-धीरे बड़े होते रहते थे। तो ये बचपना काफ़ी दिलचस्प था कि दीदी का साया मिला और दीदी बाहर गई पास के शहर में, तो वहाँ से थोड़ा-सा पढ़ने का रुझान और बढ़ा और आगे की पढ़ाई फिर मौदहा से हुई और 12th के बाद में फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये गाँव का बचपन था मेरा। जी, बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, माँ-बाप चाहे जैसे भी होते हैं, माँ-बाप माँ-बाप होते हैं और उनकी जो बिल छत्र छाया है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम अपने शब्दों में उस बात को बयान नहीं कर सकते हैं और अभी-अभी मैंने अपने पिता को खोया है, तो वो जो दर्द है, अ, वो शायद छलक जाता है कई बार। और डॉक्टर तनेजा लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, संगीता चौहान जी हमारे साथ बनी हुई हैं और हमारे साथ आदरणीय प्रदीप गौतम सर बने हुए हैं। मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और जिस तरह से आपने बहुत ही सरल भाव से अपने परिवार के बारे में बताया। देखिए, हमारे कार्यक्रम की सबसे ख़ास बात यही है कि हम जब भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में कोई भी किरदार आएँ, हम उनके परिजनों के बारे में ज़रूर जानना चाहते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपकी उपलब्धि के बारे में और यदि कभी आपसे कोई रूबरू है, कोई बातचीत कर रहा है, तो वो आपके संघर्षों के बारे में भी जान जाएगा। लेकिन बि हमारे परिवार के बारे में हम अपने जो हमारी जो जड़ें हैं, उनके बारे में सिर्फ़ हम ही बता सकते हैं। और ये बात लोगों तक पहुँचना मुझे लगता है ज़रूरी है, इसीलिए किरदार-ए-ज़िंदगी में हम सबसे पहले अपने परिवार के बारे में बात करना पसंद करते हैं। हमने आपके परिवार के बारे में जाना और जिस तरह से कहते हैं ना कि परिवार एक वो मज़बूत कड़ी है जिससे आप अपने आप को न सिर्फ़ जोड़ कर रखते हैं बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा भी आपको उन्हीं से मिलती है। जैसे कि आपने अपने दादाजी के बारे में बताया। दादाजी का जो सफ़र रहा और अब जाके जो आप पीपल मैन ऑफ इंडिया आप बन गए हैं, ये वही एक छोटी-सी कड़ी थी, जिस कड़ी से आप इतना आगे बढ़ गए और इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप माइक बंद कर लीजिए। माइक बंद कर लीजिए प्लीज़।
सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ-साथ मैंने देखा कि आपके प्रोफ़ाइल में एक बात और शुमार है, जुड़ी हुई है कि आपने कुछ ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया है कृषि के क्षेत्र में, जिससे युवाओं को न सिर्फ़ प्रेरणा मिलेगी बल्कि कुछ और कृषि के माध्यम से सुधार भी हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल सकती हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को उस कृषि में जो आपने नई-नई चीज़ें, नई-नई तकनीक जोड़ने की कोशिश की और लोगों को सिखाने की कोशिश की है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएँ और जो पीपल मैन ऑफ इंडिया का जो आपको खिताब मिला है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कृषि के बारे में हमें ज़रूर बताएँ। ये आपने कृषि के बारे में पूछा तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, चूंकि गांव में रहने के बाद हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पे आज ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर है वो तो हो ही रही है, लेकिन आज हमें जरूरत है कि शायद ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के साथ साथ उस पे एजुकेशन एग्रीकल्चर और क्या है ना तकनीक को आज जो ट्रेडिशनल के साथ साथ हमें क्या है ना आधुनिक एग्रीकल्चर करना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमने कई अभियान ऐसे चलाए कि भाई खेत में तालाब और खेत में मेड़। तो उसमें क्या है ना तालाब हर कोई नहीं बना सकता, लेकिन मेड़ हर कोई बनाता है। तो मैंने सोचा कि ऐसा किया जाए कि भई बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि गाँव में बच्चे 12वीं के बाद पढ़ नहीं पाते हैं। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि भई एग्रीकल्चर में हम कहते हैं खेत में खेती आप जो कर रहे हो उसे आप करते रहिए, नो डाउट। लेकिन खेत के किनारे-किनारे की जो रगी जगह रहती है, मेड़ रहती है, उसमें कुछ ऐसे वृक्ष लगा देने चाहिए हमें, ताकि अगर आम के 5 पौधे लगा दिए या आपके औले के 5 पौधे लगा दिए किनारे साइड में मेड़ पे, तो मुझे लगता है 5 साल में वो फल देने लगते हैं, अगर वो हाइब्रिड हैं। तो हमने ऐसा किया कि शायद अगर इनको लगा दिया जाता है, तो अगर 12वीं में बच्चे ने लगाया, तो शायद ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन तक में वो पौधे फल देने लगते हैं। जैसे आम का हो गया और आपका औला हो गया तो फल देने लगते हैं, और अगर आप फल वाले पौधे नहीं लगाने हैं तो महोगनी लगा दीजिए। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसकी लकड़ी भी बहुत कॉस्टली जाती है। तो ये मैं अक्सर विद्यार्थियों से कहता हूँ, अपने सहपाठियों से, और जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाता हूँ, गाँव में जाता हूँ कि आप खेती करिए, नो डाउट। लेकिन क्या है ना खेती को ऐसे जोड़िए कि वो अर्थ का भी साधन बने। जो आपके व्यर्थ में ज़मीन पड़ी हुई है तो उसमें पौधे लगा दीजिए, ताकि क्या है ना कि वो पौधे 5 साल बाद में बड़े हो जाएँगे, बड़े होने के बाद में फल आएँगे, फल आने के बाद उसे पास के बाज़ार में बेच दीजिए। तो वो ऑटोमैटिक हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, जिससे हमारी एग्रीकल्चर भी अच्छी होगी और आपका उसमें एक अलग से इनकम जनरेट हो जाएगी। दूसरा मैंने एक चीज़ और किया कि भई आप हो सकता है आज फर्टिलाइज़र बहुत तेज़ी से डाल रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम ये हो रहा है कि आज हम लोग बीमार होते जा रहे हैं, खान-पान हमारा बदलता जा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि आज जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर था पहले, जिसमें हम क्या ना गोबर की खाद और वो फर्टि ऑर्गेनिक चीज़ें पहले उत्पादित करते थे, आज यूरिया डाल-डाल करके हमने ज़मीन को पूरा नष्ट कर दिया है। उसको क्या है ना आज हमें बचाने की ज़रूरत है कि जल, जंगल, ज़मीन, अगर जल, जंगल, ज़मीन और जलवायु परिवर्तन को रोकना है, तो शायद इन तीनों को सेव करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए शायद युवाओं को एग्रीकल्चर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मैं भारत में ये देखता हूँ जब मैं गाँव में जाता हूँ कि भारत में आज युवा अपने आप को हाशिए पे समझता है कि खेती करना शायद हमारे लिए आज मॉडर्नाइज़ेशन नहीं है, ग्लोबलाइज़ेशन नहीं है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि आज अमेरिका और चाइना और आपका इंग्लैंड जितने भी देश हैं उसमें से युवा इसके लिए डिग्री ले रहे हैं। लेकिन हाल में ही मैंने ये भी देखा कि 5 से 7 साल में आज एग्रीकल्चर से बहुत सारे बच्चे बीएससी करते हैं, बीएससी के बाद में हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। तो ये शायद हमारे लिए मुझे लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हें जो प्रयास किए हैं एग्रीकल्चर को लेकर के और किसानों के लिए बहुत सारी फसल योजनाएँ चलाई हैं, तो वो मुझे लगता है काफ़ी कारगर साबित होंगी। और हमारा भी प्रयास ये है कि आज किसान अपनी ज़मीन को खराब ना करे। हो सकता है कि 1 कुंटल, 2 कुंटल कम अनाज पैदा होगा, लेकिन उसका स्वास्थ्य शरीर रहेगा अगर वो ऑर्गेनिक पैदा करेगा। तो हमें आज पुनः मोटे अनाज को लेकर के, जैसे आज गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है कि मोटा अनाज हमें खाना चाहिए, वो बात बिल्कुल सही सही है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ।
अगर हमारा हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि हम कितना भी पैसा कमा लेंगे तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें हैं कि एग्रीकल्चर की ओर जो है ना युवाओं का रुझान होना चाहिए और उसको सही तकनीक का इस्तेमाल करके आज तकनीक की कमी नहीं है विश्व लेवल पे हमारे देश में भी, तो शायद एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारे संभावनाएँ हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही और संभावनाएँ हमेशा रही हैं, लेकिन ये है कि आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और किस क्षेत्र में लोग चाहते हैं कि हम अपने देश के लिए कुछ कर पाएँ। क्योंकि हमने देखा है कि जब आप कुछ अच्छा कर लेते हैं, कुछ अचीव कर लेते हैं, तो आप विदेश की तरफ रुख करते हैं। जी, जी। तो जो जो दिमाग है, जो जिसको ब्रेन कहते हैं, तो वो जो ब्रेन है वो बाहर जा रहा है। हम जी, जी, अपने देश बिल्कुल। के लिए वो नहीं कर पा रहे। बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बहुत चीज़ें बदलती नज़र आ रही हैं और सब जो है वो बाहर जाने की तरफ अपना एक कहते हैं ना बाहर गाँव जाएँगे तो वहाँ से हम अपनी ज़िंदगी को सुधारेंगे। इस तरह की जो भावनाएँ लोगों के अंदर रही हैं, शायद यही कारण है कि लोग विदेशों की तरफ रुख करते हैं और वहाँ पर हमारा दिमाग जब वहाँ चला जाता है तो वो डेवलपमेंट वहाँ ज़्यादा है और उस हिसाब से अगर हम बात करें, भारत में अगर भारत का दिमाग रह जाए, तो जो आज का जो एक सिनेरियो है, जो आज हम देख पा रहे हैं चीज़ें, वो अलग हो सकती हैं और आप जैसे लोग अगर हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत कुछ बदलेगा। लेकिन जब मैं आपका परिचय पढ़ रही थी, तो मैंने देखा कि अ, कई बार आपने यूपीएससी की भी तैयारी की। कई बार आपने कोशिश की कि आपको एक ऐसा पद चाहिए था जो न सिर्फ पावरफुल हो बल्कि उसके माध्यम से आप अपने देश और समाज को एक नई दिशा दे सकें, उसका विकास कर सकें। और मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा था जब आपसे बातचीत हो रही थी और आपने मुझसे कहा कि मैंने बहुत कोशिश की। देखिए कितने सरलता से आपने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। हालाँकि जो इस तरह की बातें होती हैं लोग छुपाना चाहते हैं उन्हें तो सिर्फ़ अच्छा-अच्छा बोलना होता है, अच्छा-अच्छा बताना होता है लेकिन आपने उस बात को रखा और मैं एप्रिशिएट करती हूँ। अ, थैंक पॉलिटिकल यू। साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया और बाकी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस ही आपका जो विषय रहा, फिर लॉ किया, एलएलबी और बाकी चीज़ें, उसके बाद आप पीपल मैन ऑफ इंडिया कैसे बन गए? इसकी दिलचस्प कहानी ऐसी है कि 2016 में जब मैं पास के गाँव से बांदा उत्तर प्रदेश गया, तो मैं उसमें प्राइवेट कंपनी में वर्किंग हुआ। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में मैं जॉब करने लगा, क्योंकि सपना तो मैं आईएएस का देख ही चुका था। देखा ऐसा था कि मेरे गाँव में मोस्टली लोग क्या करते थे, पुलिस में जाते थे, तो मैंने सोचा पुलिस में मुझे भी जाना है। लेकिन क्या था कि मेरी हाइट नहीं थी। एक 67 उस समय शायद बहुत छोटे थे, तो इतनी हाइट नहीं थी, तो मुझे लग रहा था कि हाइट नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? तो फिर मैंने सोचा हाइट किस एक चीज़ देखा कि हाइट यूपीएससी में नहीं लगती। आईएएस अफ़सर अगर बनना है, तो शायद हाइट उसमें तो बिल्कुल भी नहीं लगती। तो मैंने सपना ये देखा 2016 में और 2016 में ऐसा देखा कि मैं सोशल वर्क करता रहता था, लेकिन ट्रेन का सफ़र मैं बांदा से मोहाली जा रहा था। तो उसमें एक ऐसी घटना घटी कि एक व्यक्ति को मैं समझा रहा था कि शायद सोशल वर्कर से बड़ा कोई दुनिया में होता नहीं है। तो उसने एक शब्द मुझसे ये कह दिया कि भाई आप सोशल वर्कर की बात कर रहे हो, जॉब को नकार रहे हो, नौकरी को नकार रहे हो, लेकिन उस मैं आईएएस को भी कह दिया कि हो सकता है आईएएस को एक जिले के लोग जानते हों, हो सकता है 4 जिले के लोग जानते हों, लेकिन मुझे पूरी दुनिया जानेगी। उस समय शायद प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी ही बने थे 2014 में, तो बोले अच्छा ऐसा है? तो उन्होंने कहा कि आईएएस के पास बेटा क्या है ना इतनी पावर होती है वो जिले में जो चाहे वो कर सकता है और इतनी पावर होती है कि शायद जिसको चाहे वो रोक सकता है। तो मैंने कहा मैंने सर्च करना शुरू किया और जब सर्च करना शुरू किया तो कई इंटरव्यू मैंने आईएएस के देखे। जब आईएएस के इंटरव्यू देखे तो वाक़ई में मुझे लगा कि शायद आईएएस बनना बहुत बड़ी बात है और इंडिया की सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है। तो वो सपना था और 2016 से 18 तक मैं वर्किंग रहा। वर्किंग होने के बाद में एक घटना मेरे साथ ऐसी घटती है कि एक
60 ईयर ओल्ड पर्सन आते हैं, जो दादा थे और उन्होंने अपना नाम जानना चाहा कि सर इसमें कॉलोनी का नाम है क्या? तो मैंने कहा नहीं है, लेकिन वो पैर छूने लगे और मैंने देखा कि उनकी मैं मदद नहीं कर सकता, तो वहाँ से मैंने सोच लिया कि भाई इस पोस्ट में रह के अगर मैं इस दादा की मदद नहीं कर सकता, तो शायद मेरे लिए ये पोस्ट नहीं बनी हुई है। हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, सैलरी ठीक-ठाक है, तो मैंने 24 अप्रैल 2018 को वो निर्णय लिया कि अब मुझे दिल्ली जाना चाहिए और 25 अप्रैल 2018 को मैं दिल्ली पहुँच गया। जब मैं दिल्ली पहुँच गया तो मैंने ये देखा कि मेरा फाइनल ईयर था उस समय और फाइनल ईयर था तो मैंने सोचा एग्ज़ाम देने तो मुझे आना ही पड़ेगा क्योंकि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मेरा बीए चल रहा था। और बीए में मैंने पॉलिटिकल साइंस इसलिए लिया था क्योंकि मुझे यूपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना था वो पॉलिटिकल साइंस ही रखना था। लेकिन उसमें क्या है ना पॉलिटिकल साइंस रखने के बाद जब मैंने 2018 में दिल्ली गया और दिल्ली जाने के बाद में मैंने तैयारी शुरू किया। तैयारी शुरू करने के साथ ही मैंने देखा कि 2019 में एक महिला को पद्मश्री मिला हुआ था। आपने अक्सर देखा होगा कि वो साउथ की महिला थी और बिना चप्पलों के राष्ट्रपति भवन जाती है और उन्हें पद्मश्री किस वजह से मिलता है 30,000 पौधे लगाने पे। तो जब 30,000 पौधे लगाने पे मैं क्लास में ही था और वो न्यूज़ देख रहा था, तो मेरे सर मुझको पढ़ा रहे थे, इकोनॉमी के बहुत अच्छे टीचर हैं उपेंद्र अनमोल जी। तो मैंने सर से पूछा सर मैंने कहा 1 लाख पौधे लगाएँगे तो क्या मुझे पद्मश्री मिल सकता है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ रघुराज जी, पद्मश्री आपको मिल सकता है। तो मैंने सोचा कि यूपीएससी भी इंटरव्यू में पूछता है कि भई आपने पर्यावरण के बारे में क्या क्या योगदान है आपका और क्या काम आपने किया है? तो वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा घर कर गया कि अब मैं एक मिशन लेके चलता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया एक मिशन 1 लाख पौधों का रोपण का एक मिशन बनाया और मिशन भी क्या था कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। मैंने सोचा अब आप संकल्प लेता हूँ कि 1 लाख पौधे लगाऊँगा। तो उसमें दिलचस्प बात ये है कि जब मैंने मिशन लिया तो मैंने सोचा पौधे लगाऊँगा कैसे 1 लाख? मैंने संकल्प लेना तो बहुत आसान होता है? और ये इतनी पॉकेट मनी भी नहीं बची है, नौकरी छोड़ के आया हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं। तो उसी समय मेरा गाँव जाना हुआ और गाँव जाना हुआ तो गाँव में मैंने देखा कि बारिश हुई और बारिश में पौधे बहुत जम जाते हैं पीपल के, क्योंकि चिड़िया बीट करती है और बीट करने के बाद में पीपल तो बहुत ही ज़्यादा जम जाता है। तो फिर मैंने वहाँ से शुरुआत किया कि अब ये मुझे क्या है ना ईश्वर ने एक वरदान दे दिया कि मैं पीपल का पेड़ लगाऊँगा। अब पीपल का ही क्यों? मैंने सोचा एक तो इस पौधे को कोई काटता नहीं है। इस पौधे को कोई काटता नहीं है और काटने के साथ-साथ ये कहीं भी मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है हमारे हिंदू धर्म में इसको वेदों में भी इतना पूजनीय माना गया है कि 24 ऑवर ऑक्सीजन देता है और सबसे बड़ी बात है कि आखिर इसको जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि इसको संरक्षित क्यों किया गया है। तो संरक्षित इसलिए किया गया है कि इसके पीपल के पेड़ के नीचे 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। एयर पोल्यू ए ए एयर को भी ये साफ करता है, इसके बाद ध्वनि पॉल्यूशन को भी ये साफ करता है और सबसे बड़ी बात है इसमें हज़ारों औषधीय गुण विद्यमान थे। और जब हज़ारों औषधीय गुण विद्यमान थे और मैंने सोचा कि मुझे ये नर्सरी में तो बहुत कम मिलेगा, नालियों में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन संयोग ऐसा रहा कि उन नालियों में मैं उखाड़-उखाड़ के लगाने लगा और लगाने लगा और वो बड़ा होने लगा। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये बड़ा भी हो रहा है, तो संयोग से ही हम पेड़ लगा ही रहे थे और दूसरे गाँव में तो जाना बाद में शुरू हुआ, अपने गाँव से शुरू किया और जिस जगह भी मैं जाता था, तो मैं उखाड़ लेता था। वो होते नहीं है कि अर्जुन को जैसे मछली की आँख दिखती थी, वैसे ही मैं कहीं रास्ते में भी जा रहा हूँ और कहीं किसी रिश्तेदारी में भी जा रहा हूँ या दिल्ली जा रहा हूँ, तो मुझे क्या है ना वो पीपल का भी पेड़-पौधा दिखता था कि यार देखो ये जहाँ उम्मीद नहीं वहाँ भी ये उग आता है। और मैं क्या करता था उस दिव्यांग पौधा को उखाड़ करके लगा देता था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप पीपल को ही क्यों लगाते हैं? तो मैंने कहा भगवद गीता में कहा गया है कि सभी एम एम ब्राह्म मैं सभी वृक्षों में कोई वृक्ष हूँ तो पीपल का वृक्ष हूँ, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। तो मैंने कहा लो भगवान को भी मैं संरक्षित कर रहा हूँ, तो भगवान तो मुझे आशीर्वाद देगा ही देगा। ऐसे में मेरा आईएएस भी होगा और समय आएगा तो यूपीएससी भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य या कहिए या सौभाग्य कहिए, हमें उस महामारी से गुज़रना पड़ा कि 19 में और 20 में महामारी आ गई कोविड की। और जब ये कोविड की महामारी आती है तो शायद हर आपको पता है कि 22 मार्च 2020
20 को जनता कर्फ्यू डे लगता है और पूरी दुनिया रुक जाती है। वहाँ हमें शायद हमें भी रुकना पड़ा, नो डाउट। ये बड़ी दिलचस्प बात थी कि भाई पीपल का पेड़ लगाते-लगाते वो ठीक है, लेकिन तैयारी भी चल रही थी। पहला अटेम्प्ट भी देना था, लेकिन क्या था ना, पहला अटेम्प्ट देने के पहले ही कोविड आ गया। और जब कोविड आया, तो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू डे लग गया और इसके बाद में आपका लॉकडाउन होता चला गया। उसी लॉकडाउन में क्या था कि हमने यूपीएससी का पेपर भी दिया। लेकिन फिर ये घटना ऐसी घटती है कि पेड़ तब तक मैं हज़ारों लगा चुका था, तब तक कोई पीपल मैन नाम नहीं मिला था। लेकिन फिर घटना ऐसी घटती है, 14 अप्रैल को मेरे एक दोस्त थे बांदा में, जिनके साथ मैं खाना खाता हूँ। फिर पता चलता है वो 27 अप्रैल को नहीं रहते इस दुनिया में। और वो रहते कैसे नहीं है कि वो ऑक्सीजन की कमी से उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। पैसा तो बहुत था, डीडीएस आपके यहाँ स्टोनो थे। तो जब मुझे पता चलता है 29 अप्रैल को कि भाई वो मेरे मित्र नहीं रहे हैं पवन भाई, तो मुझे इतना दुःख होता है कि लगता है कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। तो मैंने एक दृढ़ संकल्प वहाँ से लिया कि शायद जीवन का मेरे कोई भरोसा नहीं है। मैं आज आज लाखों लोग चले गए कोविड से, हो सकता है कि मैं भी किस दिन ना चला जाऊँ। अब मैं ऐसे इस अभियान को इतना इतना ज़्यादा पेड़ लगा देता हूँ कि शायद 200-300 साल चलने वाला पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, शायद इतने पेड़ लगा दूँ कि शायद आज चला जाऊँ मैं इस दुनिया को छोड़ कर के, तो ये मेरे पेड़ साक्षी रहेंगे कि शायद ये पेड़ों में ये रघुराज प्रताप सिंह जीवित है। तो मैंने वहाँ से ये संकल्प लिया और मैं पागलों की तरह फिर पेड़ लगाने की शुरुआत कर दी और दूसरे गाँव में जाता था। और वहाँ क्या था, 1 तारीख से 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव बनाया जाता है। तो प्रत्येक गाँव में हज़ारों पौधे आते हैं, तो मैं प्रत्येक गाँव के प्रधानों से संपर्क करता था और कहता था कि भाई ये पौधे बर्बाद नहीं करने हैं। आज हमने कोविड महामारी में हमने देख लिया है कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हमने कितने अपनों को खोया है। ये पौधे मैं लगाऊँगा। बोले आप कैसे लगाओगे? तो मैंने कहा आपके पास लेबर है, आप स्कूल है, कॉलेज है, ठीक है? आपके तालाब है, उनमें आप जो भी प्रोटेक्शन पंचायत घर है, उनमें मैं लगाऊँगा। और वो मैं क्या करता था, गाँव के बच्चों में, स्कूल के बच्चों में जाता था, चूँकि मैं क्या था, यूपीएससी एस्पिरेंट था। तो मैं बच्चों को सबसे बड़ी बात ये बताता था कि बच्चों क्या है ना कि एक तो अपना गोल बड़ा रखो। मैं आईएएस बनने के लिए प्रयासरत हूँ, लेकिन मैंने ये महामारी में देखा कि अच्छे-अच्छे आईएएस इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो फिर मैंने सोचा कि ये मुहिम खूब मेरे गाँव से नहीं, आस-पास के गाँव से अदर जिलों में भी जाना चाहिए। तो फिर मैं दिल्ली पुनः मेरा जाना होता है, पहला अटेम्प्ट देता हूँ, उसमें भी मुझे असफलता मिलती है। लेकिन दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए फिर मैं, चूँकि मैं मुखर्जी नगर रहता था और मुखर्जी नगर यूपीएससी वालों का हब होता है, तो वहाँ फिर मैं दिन दुपहरी कुछ नहीं देखता था और वो ये प्लांटेशन करना शुरू मेरा रहता था। हर सप्ताह में 1 से 2 दिन और शाम को मेरा ये टाइम ही रहता था, जहाँ जगह मिले वहाँ से पीपल का पेड़ उखाड़ के लाओ, बरगद का पेड़ उखाड़ के लाओ, जो-जो पौधा मिल जाए वो असुरक्षित जगह में उस पौधे को निकाल के लाओ और सुरक्षित जगह में लगा दो। इसी समय एक घटना घटती है कि हमीरपुर में हमने हज़ारों पीपल के पेड़ लगा चुके थे, तो एक संस्था द्वारा मुझे ये पीपल मैन का नाम मिला। बोले यार आपने हज़ारों पौधे लगा दिए पीपल के और 3 साल से एक यूपीएससी करने वाला पौधे कहाँ लगाता है? क्या पागलों जैसा काम करते हो? तो पागल का मैंने मतलब ही बदल दिया। पागल का मतलब मैं बच्चों से हमेशा कहता था कि बच्चों पागल का मतलब है पासे पाने के लिए, गा से गतिशील, ला से अपने लक्ष्य के प्रति। जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल होता है उसी को पागल कहते हैं। तो मैंने कहा आज मैं पागल हूँ, दुनिया एक दिन शायद इस पागल को भी जानेगी। और वही हुआ कि मेरा 21 का अटेम्प्ट हुआ। 21 का अटेम्प्ट होने के बाद में फिर पहली बार जब 20 और 21 2 अटेम्प्ट हो गए, मैं आईएएस नहीं बना, घरवालों की चिंता हो रही थी, बेटा आईएएस करने गए थे। लेकिन ये शुरुआत ऐसी हुई कि मुखर्जी नगर में फिर मैंने एक और शुरुआत की। जब ये पीपल मैन नाम मिल गया तो मैं रघुराज जी, जब जब आप कह रहे हो कि एक पागलपन की हद तक इंसान कुछ करता है और अ, आपने कहा कि फैमिली पूछती थी कि तुम तो आईएएस बनने गए थे, ये तुम क्या कर रहे हो? वो जो पल होता है वो बहुत ज़्यादा संघर्ष का होता है और उस संघर्ष को यदि आपके परिवार वाले समझते हैं, तभी आप इतिहास रचते हैं। तो वो उस संघर्ष को जो
एक प्रेशर होता है कि आप पढ़ाई करना चाहते थे या पढ़ाई करने गए थे और आप किसी दूसरे, तो माँ-बाप उसको डिस्ट्रैक्ट समझते हैं कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया है, बच्चा अपने लक्ष्य से भटक गया है। तो घर वालों को कैसे समझाया आपने कि नहीं, मैं लक्ष्य से नहीं भटका हूँ और मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? सबसे बड़ी बात थी कि मेरे घर वाले इतने सीधे थे, नो डाउट, क्योंकि मम्मी-पापा हमेशा ये सोचते थे कि मेरा बेटा जो कर रहा है, उन्हें आईएएस का फुल फॉर्म भी पता नहीं है कि आईएएस होता क्या है। बस उन्हें ये पता है कि शायद जो बेटा कर रहा है, वो बहुत कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुझ में कोई ऐब नहीं था। खाने के सिवा, यहाँ तक मैं चाय भी नहीं पीता था। चाय पीना भी मैं 2021 के बाद सीखा। तो मम्मी-पापा को हमेशा ये लगता था कि बेटा मेरा जो कर रहा है तो शायद वो बहुत अच्छा करेगा। आज नहीं, जब मेरा 20 का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने बड़ी ईमानदारी से मम्मी को कहा, मम्मी इस बार मेरा पेपर नहीं हुआ। तो मम्मी कहती थी, अच्छा, चलो कोई बात नहीं। जब 21 का नहीं हुआ तो बोले कोई बात नहीं, ठीक है। तो मम्मी ने कोई बात नहीं कहा, भगवान सब देख रहे हैं। जो अच्छा काम करोगे तो उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं मम्मी को अक्सर कहता था, "मम्मी देखो भला होता है ना, भला करते रहते हैं तो लाभ तो होता है।" क्यों? क्योंकि भला का उल्टा एक मैंने कर दिया। मैंने कहा आज मैं भला करूँगा तो हो सकता है ईश्वर देखेगा, हाँ? और देखेगा तो वो एक दिन उस भला के बदले में मुझे लाभ देगा, और वो कब देगा आई डोंट नो। लेकिन 21 में ही क्या हुआ कि मुझे पहली बार सुभाष चंद्र ग्रांटली अवार्ड मिला। इन 3 साल बाद में जब एक सम्मान मिलता है तो शायद वो मैं खुशी आपको ज़ाहिर कर नहीं सकता कि उस दिन मैं कितना खुश था कि आज मेरे काम को एप्रिशिएट किया गया। और फिर 21 के बाद मैं आपको बता दूँ कि मम्मी-पापा सभी की उम्मीदें होती हैं कि बेटा 4 साल से तैयारी कर रहा है, आईएएस क्यों नहीं बन रहा? लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि मम्मी-पापा शायद वो ईश्वर ही है। क्योंकि कभी वो कहते ही नहीं है कि बेटा अभी नौकरी नहीं लगी तो आगे क्या करोगे? फ्यूचर क्या होगा? वो हमेशा यही कहते हैं कोई बात नहीं, भगवान अच्छा ही करेगा जो करेगा, है ना? तो ये मुझे बड़ी खुशी होती थी, और चूँकि पापा मिस्त्री का काम करते हैं तो वो हमेशा ये कह देते हैं, कोई बात नहीं बेटा इस बार नहीं हुआ अगले साल होगा, 1 साल की और बात है, 1 साल हम और काम करते हैं फिर तो हमारा काम जयराज जी, छूट ही जाएगा। अब आपके माता-पिता को कैसा महसूस होता है जब आपको इतनी इज़्ज़त मिलती है, इतना सम्मान मिलता है और एक अलग नाम से आप जाने जाते हैं? आज उनके चेहरे पे कौन-सी खुशी है? हम चाहेंगे कि आप साझा करें। नहीं, नहीं, मम्मी-पापा को देखिए एक नाम तो मिल गया, तो जब मम्मी-पापा को दूसरे कोई बताते हैं ना कि आपका बेटा तो रोज़ न्यूज़ में आता है, नो रोज़ न्यूज़पेपर में आता है, डॉक्टरेट की भी कई मानद उपाधि मिल चुकी हैं, और आज 300 से ज़्यादा जब अवार्ड मिल चुके हैं, रोज़ टीवी में आता है, दूरदर्शन में भी बुलाया गया, तो मम्मी-पापा कहते हैं, "हाँ, अभी नौकरी तो नहीं लगी। हाँ, सफलता तो" बोले, "हाँ, फ्लाइट से भी चल रहे हैं।" हाँ, लेकिन गाँव और वाले होता कितने नहीं है। सरल हैं, कितने सरल हैं, उन्हें समझ नहीं हुँ। आता कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। अच्छा, एक बात मुझे जाननी है कि एक पद, एक प्रण और एक पृथ्वी, ये क्या है? ये एक्चुअली में मैंने एक प्रण ऐसा लिया कि मैंने कहा पृथ्वी एक है, ठीक है? और इस पृथ्वी में आज हम क्या है ना मंगल ग्रह में हम जीवन खोज रहे हैं, लेकिन जीवन में ही मंगल नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि हम धन कितना ही कमा लें, लेकिन अगर हमारी ये प्रकृति और ये हमारी पृथ्वी सुरक्षित नहीं है, तो शायद मुझे लगता है कि वो व्यर्थ होगा। क्यों? क्योंकि जितने तेज़ी से क्लाइमेट हो रहा है, उसको अगर अभी नहीं रोका गया, तो शायद ये हमारे लिए रहने लायक नहीं बचेगी। लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूँ कि एक प्रण ऐसा भी रखो कि शायद ये पृथ्वी एक है, और दूसरा ये आप करो कि शायद हो सकता है कि आप पृथ्वी का नुकसान इतना कर दो तो पृथ्वी क्षतिग्रस्त हो जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पृथ्वी तो हो सकता है कि अपने आप को संतुलित कर लेगी, लेकिन ये मानव जाति खत्म हो जाएगी। क्योंकि इतना अंधाधुंध डेवलपमेंट, इतने तेज़ी से विकास, हम किस ओर जा रहे हैं? तो ये प्रण है कि शायद इसी को लेकर मैंने एक अभियान चलाया था, डोंट वेस्ट टू फूड। 2021 में ही मैंने मुखर्जी नगर से ही शुरू किया था, चूँकि मैं खाना खाने मैं भी बाहर जाता था, तो कुछ टाइम के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा, तो मैंने देखा कि वहाँ मुखर्जी नगर कई राज्यों के बच्चे आते हैं, और कई राज्यों के बच्चे आते हैं और उसमें क्या करते हैं कि खाना लेते हैं, और खाना लेने के बाद में उन्हें अच्छा नहीं लगता तो वो फेंक देते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई पैसे तो ठीक है, आपके पास बहुत सारा है, तो फिर मुझे टाटा जी की बात वो याद आई कि जर्मनी में
उनके साथ एक घटना घटी थी कि वो अपने दोस्त के साथ खाना खा रहे थे। तो वहाँ पर 2 महिलाएँ बैठी थीं, जैसे आप हैं तो शायद बहुत ब्रिलियंट हैं तो 2 सामाजिक कार्यकर्ता बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि टाटा साहब और उनके मित्र खाना खा के जाने लगे। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि प्लेट में कुछ खाना छोड़ दिया था। तो उन महिलाओं ने क क्या कहा कि सर आप इस खाने को या तो पैक करा लीजिए या तो इसको खाइए। तो बोले हमने इसका पेमेंट कर दिया है। तो उन्होंने कहा सर आपने पेमेंट किया है बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये क्या है ना संसाधन हमारे राष्ट्र के हैं, आप इसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो उनको $200 का फाइन लगा था। तो ये घटना मुझे याद थी। तो मैंने मुखर्जी नगर में एक अभियान की शुरुआत ऐसे की कि मैंने कहा थाली में भोजन उतना ही लो, जितना आप खा सको, पैसे ज़रूर आपके, संसाधन सभी के हैं। तो मैंने उसमें थोड़ा-सा चेंजमेंट किया और ₹50 के मैंने मुझे याद है कि ₹50 के मैंने पंपलेट निकलाए और मुखर्जी नगर में 100 से ज़्यादा होटल थे, तो सब में 1-1, 2-2 पंपलेट लगा के आ गया। उससे क्या परिवर्तन होगा? मैंने सोचा प्रत्येक होटल में 200 से 300 बच्चे खाना खाते हैं। अगर प्रत्येक होटल में 10 से 20 बच्चों ने उस स्लोगन को पढ़ा तो शायद 2 तो उसको मानेंगे और 2 मानेंगे तो फिर वो शायद बड़ा परिवर्तन, बड़ा आंदोलन क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है हम पैसे बहुत बना लें, पैसे बहुत क्रिएट कर लें, बहुत कमा लें, लेकिन भोजन तो मुझे नहीं लगता कि हम पैदा करेंगे, वो तो किसान ही पैदा करेगा। चूँकि हम गाँव से थे 145 दिन लगते हैं चावल और गेहूँ उगने में, तो वो चीज़ को मैंने मुखर्जी नगर से आस-पास के गांधी विहार से लेकर जितने भी आपके नगर थे दिल्ली के वहाँ सब जगह पंपलेट लगाना शुरू किया और एक और अभियान शुरू उससे मैंने सीखा कि जो मेरे मित्र थे, तो उनको मैं संचालक बनाता था। क्यों? क्योंकि मैं अकेले तो ये काम कर नहीं सकता भई एक पीपल मैन और उस पीपल मैन के भरोसे तो पूरी दुनिया बदल नहीं सकती। तो मैंने अपने मित्रों के माध्यम से चाय पे चर्चा करना शुरू किया और मैं क्या करता था प्रत्येक संडे उनको संचालक बना देता था अपने-अपने राज्य, अपने-अपने जिले का और कहता था इस पंपलेट को भेज दो और अपने वहाँ कह दो कि भई ₹50 के पंपलेट निकालो और हर होटल में लगवा दो। मैं खुद जाता था पर्सनली और जब मैं खुद जाता था, तो मैं आपको बता दूँ कि होटल वाले से इजाज़त लेके कि बोले हमारा क्या फ़ायदा है? मैंने कहा तुम्हारा ये फ़ायदा है कि एक तो खाना बचेगा और दूसरा तुम इस अभियान से जुड़ गए। तो ये मुहिम आज नेपाल से लेके, दुबई से लेके, कुवैत से लेके पूरे वर्ल्ड लेवल के कई देशों में फैल गई और उसमें हमारा क्या जाता था, ओनली ₹1 का 2 पंपलेट आते थे और हमने लगाना शुरू किया, फिर हमने फाउंडेशन बहुत सारे जोड़ना शुरू किए, उनके लोगो लगा दिए और लोगो लगाने के बाद में कोलैबोरेशन में ये पूरे देश में उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पे बहुत एप्रिशिएट किया मुझे कि थाली में भोजन उतना ही लो जितना आप खा सको। अभी हाल में प्रधानमंत्री जी ने भी बोला और अभी हाल में बागेश्वर सरकार जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, तो उन्होंने भी बांदा में ये चीज़ बोली कि भई भोजन उतना ही लो थाली में जितना आप खा सको, ताकि व्यर्थ न जाए नाली में। तो इस अभियान को कहीं न कहीं और यूपीएससी एस्पिरेंट को भी दृष्टि आईएएस में एक किसी मेरे मित्र ने बताया कि इसको पढ़ाया जाने लगा। क्योंकि सब ये समझते थे पीपल मैन कोई बुजुर्ग सा व्यक्ति होगा। उन्हें मालूम ही नहीं था कि ये यंग एक नवयुवक होगा, हैं? तो मुझे बड़ी दिलचस्प बात लगती थी कि सच में मैं खुद कभी-कभी अभियान चला जब ये इसको करता था, तो बहुत सारे लोग कहते थे सर ये अभियान किसका है? तब मुझे मानद उपाधि मिल चुकी थी, तो लोग कहते थे मैं कह देता पीपल मैन का है, तो बोले पीपल मैन कौन है? तो मैंने कहा हाँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, क्यों? क्योंकि कभी-कभी ये लगता था कि यार पीपल मैन अगर इतना बड़ा आदमी तो वो खुद क्यों पर्चे चिपकाएगा? ठीक है? तो ये सब चीज़ें थी, तो बड़ी तो दिलचस्प आज आज आप अपने काम से संतुष्ट हैं या कुछ और अभी चाहते हैं? नहीं, नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि जीवन का मैंने 5% ही काम किया हुआ है और अभी मैं और आपको बता दूँ कि मैंने एक पीपल आर्मी बनाई। पीपल आर्मी के साथ ही मैंने 2022 में शादी में पौधे देने की शुरुआत की। वो कैसे कि शादी में सभी जाते थे, बहुत सारे गिफ्ट देते थे, तो मैंने क्या किया कि मैंने पौधा देना ही शुरू किया। सारे मूर्ख कहते थे, "पागल हो क्या? पौधे लेके आए हो?" ठीक है? तो मैं क्या करता था जब भारत समाचार इन सब में न्यूज़ छपती थी, तो कल से वो जब लोग देखते थे मेरे साथ फ़ोटो भी नहीं कोई खिंचाना पसंद करता था। लेकिन जब दूसरे दिन वो न्यूज़ पब्लिश होती थी, तो सारे लोग कहते थे, "अरे! ये शख्स कौन था? इतना डाउन टू अर्थ और नॉर्मल व्यक्ति पेड़ लेके आया था।" तो बोले, "ये पीपल मैन है। इसको पीपल मैन के नाम से जाना जाता है और आईएएस कर रहा है, पागल है ये।" ठीक है? ये कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी कि हाँ, सच में
सारे बच्चे यूपीएससी करते हैं, मैंने मैंने ही क्यों पेड़ लगाना शुरू किया? वाटर कंजर्वेशन पे, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ये सारी अवेयरनेस आखिर मैं ही क्यों कर रहा हूँ? लेकिन ये मैं अकेले नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये मैं एक टीम बना के चलता था, और जो मैंने पीपल आर्मी बनाई थी, 10-10 बच्चों को मैं प्रत्येक गाँव में नियुक्त करता था, वो उनके माध्यम से ही ये साकार हो पाया। आज जो हमारी मुहिम अभी भी चल रही है, शायद वो सपना अभी भी अधूरा है कि भारत को हरित देश बनाना है, पूरे विश्व को, जो हम वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं कि ये पूरा विश्व हमारा परिवार है। मैं अक्सर कहता हूँ कि शायद इंडिया में लगाया हुआ, भारत में लगाया हुआ पीपल का पेड़, शायद वो एशिया तक ऑक्सीजन उसकी जाएगी, अफ्रीका तक जाएगी। क्या वो बात है! मुहिम बहुत खूब, बहुत अभी खूब, बहुत चालू है। खूब। और जी, जी। रघुराज जी, आपसे रूबरू होने के लिए, आपको देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत सारे दर्शक जुड़े हाँ, हुए हैं। आदरणीय जी। प्रदीप गौतम जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 35 मतलब 35 वर्षों तक इन्होंने वन विभाग में कार्य किया है। इन्होंने वेरी नाइस। बाद में रिटायर्ड हुए, और वन संरक्षण आवश्यक है, ऐसा उन्होंने लिखा है। और पुष्पलता जी लिखती हैं कि उनको आप पर नाज है, गर्व है। तो इस तरह के थैंक बहुत यू। सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। और जी, जी। जैसे कि आपने कहा बच्चों को आप नियुक्त करते हैं, तो कहीं न कहीं आपके मन में ये विचार है कि अगर हम यूथ को अपने काम से जोड़ें, क्योंकि आप खुद यंग हैं, तो यूथ के साथ आप बेहतर भारत की कल्पना कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली में फिर मैंने 2023 में, आगे की मैं बात बता दूँ, 2023 में मैंने देखा कि जब मुझे बहुत सारे अवार्ड सम्मान मिले, तो मैंने सोचा ये मिले क्यों? आज मुझे जो सम्मान मिला उसके एवज़ में मेरे काम के आधार पे ये सम्मान मिला, तो अक्सर मैं ये सम्मान अपनी टीम को ही समर्पित करता हूँ। ये जी, अकेला, ये पीपल मैन रघुराज प्रताप सिंह का ये सम्मान नहीं है, ये हम सबका सम्मान है। ठीक है? तो फिर मैंने रघुराज जी, पीपल मैन फाउंडेशन। कुछ सम्मान मैं देख पा रही हूँ। ग्रीन अर्थ लीडरशिप अवार्ड मिला है आपको 2024 में। ग्लोबल जी, जी। यूथ एनवायरमेंटल आइकॉन का अवार्ड 2023 में आपको मिला है। यंग इंडिया चेंज मेकर अवार्ड आपको मिला है 2022 में, और ग्लोबल गांधी रत्न अवार्ड 2022 में आपको प्राप्त हुआ है। तो अब आपको लगता है कि इतने सारे अवार्ड मिल गए, पद्मश्री भी मिल ही जाएगा? नहीं, नहीं, वो जर्नी अब पद्मश्री की बदल गई है थोड़ा-सा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पद्मश्री से बड़ा सबसे बड़ा तो मुझे लगता है कि हमारा काम होता है, और मुझे लगता है कि अपना काम आप ईमानदारी से करते रहिए, तो शायद पद्मश्री मैटर नहीं करता है। और मैं ये देखता हूँ कि ईश्वर ने, प्रकृति ने जो ये मुझे नाम दिया, तो उसके पीछे की कहानी, जब मैं हिस्ट्री, चूँकि क्या है ना, मैं यूपीएससी अ एस्पिरेंट हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट जब हम पढ़ते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि आखिर ईश्वर ने मुझे यूपीएससी क्यों कराया? और यूपीएससी का रुझान होने के साथ में मध्यम परिवार में मेरा जन्म होना, और इसके अलावा 23 में मैं रघुराज पीपलमैन फाउंडेशन की स्थापना करता हूँ। तो वो रघुराज पीपलमैन फाउंडेशन की स्थापना से पहले मैंने बहुत सारे नाम दिए थे फाउंडेशन बनाने के लिए, लेकिन वो नाम, मेरे डायरेक्टर ने कहा कि सर अपना नाम क्यों नहीं आप देते? तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो रघुराज पीपलमैन फाउंडेशन की जब 13 मई 2023 को स्थापना होती है, तो उसमें हम लोगों ने एजुकेशन, एनवायरनमेंट, हेल्थ, सॉइल कंजर्वेशन, ये सारे पॉइंट्स उसमें डालते हैं। लेकिन उसी में कल्चरल एक्टिविटी भी रहती हैं। तो फिर हमने क्या किया कि 6 महीने बाद जब दिसंबर आता है, तो हम फाउंडेशन के माध्यम से सम्मानित करना लोगों को शुरू करते हैं। उन रियल हीरोज़ को, जो मेरे जैसे होते हैं, क्योंकि मुझे मालूम था कि जब मुझे एक सम्मान मिला था तो कितनी खुशी हुई थी। तो मैंने सोचा कि ऐसे इवेंट कराए जाएँ, ऐसी पाठशालाएँ कई की जाएँ, और ऐसे ऐसे कार्यक्रम किए जाएँ ताकि वो जो ग्राउंड लेवल पे मेरे जैसे कुछ पागल काम कर रहे हैं, तो उनको सम्मानित किया जाए। तो हम लोगों ने कल्चरल का इवेंट करना शुरू कर दिए, और आज पूरे भारत और वर्ल्ड के 25 कंट्री के लोगों में से 4000 लोगों को हमारी फाउंडेशन ने सम्मानित किया। और फाउंडेशन के माध्यम से आज जो हज़ारों की जो टीम है रघुराज पीपलमैन फाउंडेशन, तो ये शायद अकेला रघुराज पीपलमैन नहीं है। ये आज हज़ारों की तादाद में जो पीपलमैन फाउंडेशन मेंबर बना चुकी है, तो वो शायद वो तभी संभव हुआ है जब उनके काम को एप्रिशिएट किया गया है। क्योंकि लेने से पहले आप देना सीखिए। अगर आपको
लेना है तो कुछ भी हो, वो अगर सम्मान की बात है तो पहले आप सम्मान देना सीखिए। अगर हमने सम्मान देना सीख लिया तो मुझे लगता है सम्मान हमको मिलेगा ही मिलेगा और वही हमने किया। फाउंडेशन के बड़ी अच्छी माध्यम से बात बहुत आपने कही। जी, रघुराज जी, जिस तरह से आप पागल जी, होने की बातें कर रहे हैं और जिस तरह से आप उस जुनून की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक है। बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि वो पागलपन, वो जुनून हमारे अंदर भी है, क्योंकि लगातार 4 वर्षों से हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। हर परिस्थिति में इस कार्यक्रम को हम लेकर आते हैं, चाहे घर, परिवार या टीम में किसी तरह की कोई बात होती है, कोई मुश्किल का दौर होता है, परेशानियों का दौर होता है, तब भी हम इस कार्यक्रम को चलाते हैं। तो ये एक पागलपन है, जुनून है। चाहते हैं कि एक दिशा जो समाज को हम देना चाहते हैं किसी भी विषय के माध्यम से या कि आप जैसे व्यक्तित्व को मिलवाना, ये भी एक पुण्य का काम है और ये भी एक तरह की समाज सेवा है कि पीपल मैन ऑफ इंडिया कौन है और पीपल मैन ऑफ इंडिया से हम किस प्रकार मिल सकते हैं या आपसे मिलकर इतने जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं दर्शक के रूप में और आगे भी जब ये कार्यक्रम जाएगा, शेयर होगा, तो बहुत सारे लोगों को एक दिशा भी मिलेगी और जो लोग पर्यावरण से प्रेम करते हैं, जो लोग पेड़ों से, पौधों से प्रेम करते हैं और जो चाहते हैं कि हम कुछ अलग करें या समाज के लिए या देश के लिए या पर्यावरण के लिए, तो आप जैसे लोग मिसाल बनते हैं और आप जैसे लोगों की प्रेरणा के कारण ही लोग बहुत कुछ नया करना चाहते हैं। तो रघुराज जी हमसे बातचीत करने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ अभी और 1 मिनट में और मैं बता दूँ आपको थोड़ा-सा कुछ पूछना है ज़रूरी आपसे, बची है। हाँ, मुझे आपसे कुछ पूछना भी है। मैं आपसे हाँ, ये हाँ। जानना चाहती हूँ कि आगे जो आपका भविष्य है मतलब आप जो अब भविष्य में क्या चाहते हैं जो इच्छा होती है या किस जगह आप अपने आप को देखना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को आप बताएँ। जी। अभी तो क्या है ये 23-24 लगातार प्रधानमंत्री जी ने 2022 से मेल करना शुरू किया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब मेल के माध्यम से एप्रिशिएट किया। कोविंद सर ने भी एप्रिशिएट किया, अजीत डोभाल सर ने भी एप्रिशिएट किया और राजस्थान राज्यपाल सर ने भी एप्रिशिएट किया और बहुत सी यूनिवर्सिटी जो आपका अमिटी यूनिवर्सिटी, महर्षि यूनिवर्सिटी और आपका लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने सबने एप्रिशिएट किया तो ये मुझे बड़ी खुशी होती है कि 23, 24 और 25, 25 में मैंने अपना 6वां अटेम्प्ट दिया, तो मैं ये सोचा करता हूँ कि मैं आईएएस तो अभी नहीं बना, लेकिन अब मेरा गोल और चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि 24 में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मैं वक्तव्य सुन रहा था, जब बच्चों से वो पूछ रहे थे कि बच्चों आप सबको क्या बनना है? तो कोई कह रहा था आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है या डॉक्टर बनना है। तो उन्होंने कहा था अरे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना है? तो उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुझे लगता है कि आज से जब विकसित भारत बनेगा 2047 में चूँकि विकसित भारत की ओर हम लोग संकल्पित हैं और उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं और जितनी तेज़ी से आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो आज प्रत्येक युवा को पीपल मैन बनने की ज़रूरत है और प्रत्येक युवा को एक-दूसरे के साथ मिल कर के शायद सुभाष चंद्र बोस जी ने जो आर्मी बनाई थी देश को बचाने के लिए, तो आज मैंने जो आर्मी बनाई है पीपल आर्मी, वो पूरे प्रकृति को बचाने के लिए, वो चाहे कोई भी देश हो, शायद ये प्रकृति एक है और उस प्रकृति को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम अपने जीवन में च 1 से 5 पेड़ तो लगाने ही चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जितने लगा सके वो लगाए। क्यों? क्योंकि पेड़ हमें क्या है ना हर चीज़ उपलब्ध कराते हैं और वो ऑक्सीजन हो या हमारे लिए स्वच्छ वातावरण हो या जल को सुरक्षित करना हो, ये सारी चीज़ें तो अब मेरा मकसद बदल गया है, क्योंकि अभी हमने एक भारत महा ईवी रैली भी चलाई हुई थी, जिसमें 1 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया था, जिसका मैं ब्रांड एम्बेसडर था और पूरे भारत में ये 100 दिनों की यात्रा पूर्ण हुई और पूर्ण होने के बाद में उसमें कई लाख पेड़ लगाए गए और करोड़ों 1 करोड़ जो पेड़ थे, उनमें बहुत सारे एमयू चयन हुए, तो पेड़ शायद बारिश में लगेंगे भी। तो मुझे लगता है कि शायद प्रत्येक व्यक्ति अपने जो मौलिक अधिकार हैं क्योंकि मौलिक अधिकारों की तो हम बात करते हैं लेकिन कर्तव्यों को हम भूल जाते हैं। तो मैं ये सभी दर्शकों से और सभी नागरिकों से और सभी अपने मित्रों से
और हमारे पीपल आर्मी के सदस्यों से ही और चूँकि ये किरदार ज़िंदगी अपने आप में ये लाजवाब है, तो सभी साहित्यिक हिंदी साहित्यिक संस्थान के मेंबरों से और आपके माध्यम से मैं सभी से आग्रह करूँगा कि अपने जीवन में अगर आप पेड़ लगा नहीं सकते तो आप पेड़ बचाएँ। क्योंकि अग बहुत सारे ऐसे लोगों का योगदान होता है पेड़ बचाने में जो पेड़ लगा नहीं सकते हैं क्योंकि वो रघुराज जी, एक बात और मैं जानना चाहती हूँ जी, जी। कार्यक्रम के अंत में कि जो पेड़ आप लगाते हैं उसे हुँ, हुँ। देखिए लगाना बहुत आसान है लेकिन संजोना बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, मुश्किल। तो बिल्कुल। संजोने के लिए या वो पेड़, वो जो पौधा है वो जड़ों तक पहुंचे और वो पेड़ बने, तो उसके बीच का जो एक समय होता है, एक अंतराल होता है, वो बड़ा लंबा होता है क्योंकि एक छोटा-सा बहुत नन्हा-सा पौधा जब इतना बड़ा पेड़ बन जाए, तो उसके संरक्षण के लिए आप लोग क्या करते हैं और कैसे करते हैं? कौन से खाद आप देते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो बहुत दूर-दूर तक जाएगा। तो मैं चाहूँगी बिल्कुल, कि आप बिल्कुल। हमारे दर्शकों तक इस बात को ज़रूर पहुँचाएँ। जी। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो मैं जो करता था वो स्कूलों में बच्चों को प्रत्येक बच्चों को वो पेड़ गोद ही दे देता था। अगर एक विद्यालय में 10 से 20 पौधे भी लगाए गए हैं, तो उनके वो नाम पे मैं पौधा लगाता था और मैं कहता था कि ये पौधा आज से आपका हुआ। माध्यम ज़रूर ये पीपल मैन है, लेकिन ये पौधा आपका है और अगर आपके खेत में लगाया गया है, तो ये पौधा आपका है। आपका नाम हमेशा जीवंत रहेगा, तो वो चीज़ हम करते थे और कभी भी विद्यालय, हॉस्पिटल और जो मंदिरों में लगाते थे, तो मंदिरों के पुजारियों को कह देते थे कि सर ये पेड़ आपका है, इसमें आप ट्री गार्ड लगाइए। कहीं-कहीं हम लोग भी ट्री गार्ड प्रोवाइड करते थे। तो इस तरीके से जो है ना और हम लोग एक चीज़ और कहते थे कि सबसे बड़ी बात है जब हम छोटे पौधे को लगाते हैं, तो शायद बहुत टाइम लगता है। केयर भी करना पड़ता है। तो हम कहते थे अगर आप अपने नाम से लगाते हैं, तो उसको आप 1.5 से 2 3 से 4 फीट का ही खरीदिए ताकि क्या है ना उसकी रूट्स जो है ना वो जम चुकी होती हैं और वो 2 से 3 साल पुराना पौधा होता है। अगर आप उसको लगाते हैं तो शायद बहुत जल्दी ग्रोथ करेगी। इसी में मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि हमने ₹1 में 1 पेड़ लगाना अभियान भी शुरू किया था, कि आप ₹1 हमें दीजिए, हम आपके नाम 1 पेड़ लगाएँगे। तो ये मुहिम भी बहुत आगे बढ़ी, बोले ₹1 का क्या कॉन्सेप्ट है? तो हमने कहा जब हम पीपल मैन आपके पीपल आर्मी, पीपल मैन एक पेड़ जब आपके नाम लगाता है, तो आपके मन में भी ये जिज्ञासा जगेगी कि मैं भी एक पेड़ लगा दूँ। क्योंकि अकेले ये पीपल मैन पूरी दुनिया को नहीं बचा सकता है। तो मैंने सोचा विचार शायद इस विचार से अपने को बदल करके ये पूरी दुनिया बचाई जा सकती है। तो आगे के भी मिशन अभी चल रहे हैं हमारे जो कि इंडिया के फर्स्ट ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी धोलेरा जो बनने जा रहा है, तो उसमें मैं अभी लगा हुआ हूँ ताकि उस शहर के माध्यम से ग्रीन ग्रीन किया जाए उस शहर को और जहाँ भी अवसर मिले और तो कार्य आगे चलता रहेगा और प्रत्येक व्यक्ति अपनी ज़िम्मेदारी समझे और ना कुछ करे तो एक पेड़ तो ज़रूर लगाए और उसको संरक्षित करे। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हर व्यक्ति को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारी को समझकर कार्य करना चाहिए और जिस तरह से आपने अपने कार्य को अंजाम दिया है और जिस तरह से एक टीम बनाकर, क्योंकि कहते हैं ना कि एक चना कभी भार नहीं फोड़ता, तो बहुत सारे चने की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह हम टीम के माध्यम से कोई भी काम बहुत सरलता से कर पाते हैं। अकेले आप करेंगे तो शायद थक जाएँगे, लेकिन पीपल मैन ऑफ इंडिया थकने वाला नहीं है क्योंकि विश्व में आपकी ख्याति होने वाली है आने वाले समय में। और आपने जो एक अलख जगाया है, आपने जो एक मुहिम को अंजाम देने की कोशिश की है, आने वाली पीढ़ी और ये देश और ये दुनिया आपको हमेशा याद रखेगी, नमन करेगी, आपके रहते हुए भी और आपके जाने के बाद भी। क्योंकि हम कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं, जिसको हमारे जाने के बाद भी लोग याद रखते हैं। तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, हमारे साथ आप जुड़े और आपने अपना वक्तव्य दिया, अपने जो जीवन संघर्ष रहा और जिस तरह से एक सरल परिवार के आप पुत्र हैं और माता-पिता को भी मैं नमन करती हूँ। इतने सरल और इतने सहज परिवार के आप पुत्र हैं और जिस तरह से उन्होंने आपका साथ दिया है, पूरी टीम की ओर से, पूरे दर्शकों की ओर से मैं आपको बधाई देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह आप लगे रहें, आगे बढ़ें और अपने जो आपने लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को आप प्राप्त करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
दीपा जी, बहुत बहुत आभार आपका, और पूरे हिंदी साहित्य संस्थान का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। और किरदार जिंदगी हमेशा यूं ही उस पीपल की तनों की तरह और पीपल के पत्ते की तरह हमेशा इस प्रकृति में हमेशा इसका नाम रहे। और जैसे सूरज की रोशनी, सूरज किसी रोशनी का मोहताज नहीं होता, वो कहावत है कि जुगनू किसी रोशनी का मोहताज नहीं होता, वैसे ही किरदार ये जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती रहे। और मेरी शुभकामनाएं है कि ये जितने भी दर्शक देख रहे हैं हमेशा इसको लाइक और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि ये हमारे विचार, मुझे लगता है ना कि हमारे विचार शायद अगर एक दूसरे के माध्यम से दूर तक जाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति खुद को बदल करके दुनिया बदल सकता है, हम दुनिया नहीं बदल सकते। तो जितने भी दर्शक हमारे सुन रहे हैं, तो शायद ये किरदार जिंदगी ये सच में लाजवाब है। जब मैंने देखा पीयूष गोयल जी ने जब कॉल कॉल किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आपके नाम में विवाह राज वह भी है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इसमें भी राज छुपा हुआ है। तो मैंने कहा तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि सभी अपने जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मुझे लगता है कि हेल्थ इज वेल्थ, तो सभी क्या है ना कि पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण अपने स्वास्थ्य को दे, और स्वास्थ्य तभी सुरक्षित है जब हमारी प्रकृति सुरक्षित है। तो बहुत बहुत आभार का बिल्कुल। कि आपने मुझे इस लायक समझा और ये मंच दिया। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत आभार आपका। शुक्रिया। ये आपकी सरलता है, सहजता है, जो आपने वो काम किया है हमारे लिए, जो किसी किरदार ने कभी नहीं किया। आपने हमारे मैं दर्शकों को कहा दो कि हमारे दो चैनल लाइन को दो लाइन सब्सक्राइब करें। दो लाइन बोल के मैं समाप्त करूंगा। किसी ने जी, 4 दिन की जिंदगी में 100 काम कर दिए, किसी ने 100 वर्ष की जिंदगी में कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता वाह, है वाह, वही वाह! 4 दिन की जिंदगी में आप वो काम कर रही हैं जो हम सबको संजो के रखती हैं। क्योंकि अक्सर कहते हैं कि जो धागा होता है वही सभी मोतियों को संजो के रखता है। तो धागा बनने की कोशिश कीजिए, मोतियां तो बहुत बिखरी हुई हैं। और किरदार जिंदगी जो आपका एपिसोड है, तो ये धागे का काम कर रहा है, और सभी मोतियों को खोज कर एक माला बन जाएगी, और वो माला सभी तक पहुंच जाएगी। आज एक 181 लोग हो गए हैं इस परिवार में। तो मुझे लगता है किरदार जिंदगी हमेशा बढ़ती रहेगी, और एक ऐसी माला तैयार होगी जो सभी तक पहुंच जाएगी। तो बहुत बहुत आभार आपका। दीपा बहुत-बहुत जी। शुक्रिया रघुराज जी, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे पास 181 मणियाँ, 181 मोती, हीरे जवाहरात एकत्रित हो चुके हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि एक धागा है, उस धागे में हम इन सारे हीरे जवाहरातों को पिरो रहे हैं, तो मेरी माला बहुत बड़ी हो गई है। और मैं बहुत-बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं बहुत सारी शुभकामनाएँ देती हूँ। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त थैंक करें, जो भी थैंक आप चाहें वो आपको मिले, और आपके मुहिम से हम सब कहीं न कहीं जुड़े रहें। तो मैं आपका बहुत-बहुत आपको साधुवाद भी देती हूँ, और बहुत-बहुत आपका अभिनंदन करती हूँ, और तमाम दर्शकों का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब हमारे साथ जुड़े रहें, कार्यक्रम को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे पेज को फ़ॉलो कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर नए किरदार के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। थैंक यू शुभ।